So hello guys, now starting with the lecture second on the topic larynx. This is gonna be a very interesting video because now we are going to discuss the laryngeal inlet, laryngeal cavity, the subdivision of the laryngeal cavity, also the nerve supply, arterial supply, venous supply, and all these things. Okay, so this is a quite interesting topic also and gonna be little easy also. ओके सो लेरेंजियल इनलेट जो होता है वो काफ़ी जो मतलब जो होता है लेरेंजियल बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कम आता है लेरेंजियल इनलेट से, तो इसलिए ध्यान से सुन लो कि लेरेंजियल इनलेट क्या होता है. ठीक है, सो नाउ सी लेरेंजियल इनलेट इज ऑब्लिकली प्लेस्ड एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड. ओके, ये दो शब्द याद रख लो, ऑब्लिकली प्लेस्ड, स्लोपिंग नीचे की तरफ होता है और ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है. अगर मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम में दिखाऊँ तो एक जो गलती जो सब लोग करते हैं वो वाली गलती हमें नहीं करनी है और ये वाली चीज़ समझ लेनी है. देखो आधी से ज़्यादा अंदर समझती है जब ये वाला डायग्राम आता है कि जो लेरेंजियल इनलेट है वो ये है, ये नहीं है भाई, ये है लेरेंजियल इनलेट ये. ठीक है, तो अब ये वाली बात तो सर क्लियर है. अब यार ये वाली बात प्रूफ तो करो सर, कैसे आप लोगों ने आपने बोला हम मान लें. तो चलो अब ये बाउंड्रीज के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं कि बाउंड्रीज क्या क्या दे रखी है सर. एंटीरियरली एपिग्लॉटिस, पोस्टीरियरली इंटरनल से इंटर एडिटल फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन होगी पीछे की तरफ. तो लेटरल साइड में एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है. ओके, अब यहाँ पर देखो आप, क्या ये आपको देखने के लिए मिल रहा है? लेटरल साइड में क्या देखने के लिए मिल रहा है? एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड. पीछे क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन होगी. और फ्रंट में क्या होगा? एपिग्लॉटिस होगा. चलो सर एक बार हम ऊपर वाले डायग्राम में भी देख करके आ जाते हैं, जिससे क्या होगा एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद दी एपिग्लॉटिस ऑन द इंटीरियर साइड. अगर मैं इसे थोड़ा सा लेटरली व्यू मानूँ तो देखो लेटरली क्या है यहाँ पर? एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है. ठीक है, क्या एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड होगा यहाँ पर. और साथ ही साथ अगर एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड यहाँ पर है तो पीछे पोस्टीरियरली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर प्रेजेंट होगी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. ठीक है, और आप लोग एक बात जो है यहाँ पर एक डायग्राम है उससे आप देख भी सकते हो. आप एरी एपिग्लॉटिक मेम्ब्रेन को देखो, एरी एपिग्लॉटिकस क्लियर है. तो लेटरल साइड में एरी एपिग्लॉटिकस है, आगे की तरफ क्या है ये, और ये एक्चुअली ये है इसका इनलेट. ऐसे ऐसे करके देखो, ये पेन इस तरीके से जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से अंदर की तरफ है ये. क्लियर है. अब हम बात करते हैं लेरेंजियल कैविटी के अंदर सब डिविजन्स की. ठीक है, अब सब डिविजन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब यार यहाँ पर सब डिवीजन 3 है जो ए बी सी से यहाँ पर मेंशन करे गए हैं. आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, ए बी एंड सी 3 तरीके से यहाँ पर ये मेंशन करे गए हैं. जो पहला वाला जो ए है वो है एक्चुअली सुप्राग्लॉटिक कंपार्टमेंट. अब इसकी खासियत भी जान लेते हैं. सुप्राग्लॉटिक कंपार्टमेंट है और इसकी कुछ खासियत भी होगी. इसे वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं. ये लेरेंजियल इनलेट से लेकर के वेस्टिबुलर फोल्ड तक होता है. अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले यहाँ पर कुछ चीज़ समझाता हूँ जिससे आप लोग बहुत ईजिली लिंक कर सकते हो. देखो भाई, ये आपको जो दिख रहा है ये है लेरेंजियल इनलेट. ये क्या है? लेरेंजियल इनलेट है. ये लेरेंजियल इनलेट है. इसके नीचे जब आप चलोगे तो यहाँ से यहाँ तक चालू है लेरेंजियल कैविटी. क्या चालू है? लेरेंजियल कैविटी चालू है. ओके, इस लेरेंजियल कैविटी के हमने करे 3 डिविजन्स. ओके, लिसन अगेन. Actually when we are talking about the area epiglottic fold which is on the lateral side, there is laryngeal inlet, and from the laryngeal inlet to this dotted line we are having the laryngeal cavity, and this laryngeal cavity is divided into 3 parts which is named as A, B, C, and part A is also called as the supraglottic compartment. Okay, so now supraglottic compartment extension. What is the extension of the supraglottic compartment if anybody asks you? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यार शुरुआत कहाँ से हो रही है? लेरेंजियल इनलेट से. तो यानी कि लेरेंजियल जो सुप्राग्लॉटिक कंपार्टमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वो बहुत सिंपल है कि सर लेरेंजियल इनलेट है तो लेरेंजियल इनलेट से स्टार्टिंग होगी. अब बात आते हैं नीचे की तरफ कि नीचे कहाँ खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको ये जो 2 फोल्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, एक वेस्टिबुलर है और एक है आपका वोकल फोल्ड है. तो वेस्टिबुलर फोल्ड पर आकर के खत्म हो जाता है. तो ए वाला कंपार्टमेंट जो है वो जो डॉटेड लाइन मैंने रेड कलर से ड्रॉ करी है वहाँ पर आकर खत्म हो गया. तो अगर मैं सब डिविजन्स की बात करता हूँ सुप्राग्लॉटिक की, तो ये लेरेंजियल इनलेट से चालू होकर के वेस्टिबुलर फोल्ड पर आके खत्म होता है. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट बात करते हैं ग्लॉटिक कंपार्टमेंट, या इसे हम लोग बोलते हैं लेरेंजियल साइनस या साइनस ऑफ लेरेंक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्या है? वेस्टिबुलर फोल्ड से लेकर के वोकल फोल्ड. ये जो मैंने अभी मार्क कराई है वोकल फोल्ड्स का, वोकल फोल्ड्स और वेस्टिबुलर फोल्ड, यानी डॉटेड लाइन जो आपको रेड से दिख रही है, और एक जो मैंने आपको मार्कर से हाईलाइटर से जो पिन करा है, एक सेकंड, ये देखो, ये वाला और ये वाले के बीच में जो सरफेस है बी जो मेंशनड है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? साइनस ऑफ लेरिंग्स. और ये जो साइनस ऑफ द लेरिंग्स होता है वोकल फोल्ड और वेस्टिबुलर फोल्ड्स के बिल्कुल बीच में होता है. ऑन ईच साइड ऑफ इट एक्सटेंड अ लेटरल डायवर्टिकुलम कॉल्ड एज सेक्यूल. अब यहाँ पर क्या होता है? एक डायवर्टिकुलम बोल सकते हैं, एक डिप्रेशन बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्यूल बोलते हैं. क्लियर है. ओके, नेक्स्ट आता है इंफ्राग्लॉटिक कंपार्टमेंट. अब ये इंफ्राग्लॉटिक कंपार्टमेंट क्या होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम द वोकल फोल्ड टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? टू द लोअर बॉर्डर. देखो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है तो लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड होता है. क्लियर है. ओके, तो अब क्या होता है? बस इतना ही इसके अंदर. इंफ्राग्लॉटिक कंपार्टमेंट एकदम सिंपल है, वोकल फोल्ड से लेकर के क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक. ये वोकल फोल्ड से लेकर के क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक. क्लियर है. नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशंस इन दी सेज एंड शाइप ऑफ द रीमा ग्लोटाइडिस. ओके, अब यार ये रीमा ग्लोटाइडिस के पहले तो 2 पार्ट होते हैं, उनको हम लोग को ढंग से करना. और रीमा ग्लोटाइडिस क्या होता है ये भी समझ लेते हैं. क्लियर. 2 बात समझनी है. रीमा ग्लोटाइडिस क्या होता है
और इसके दो पार्ट्स क्या होते हैं? तो देखो ये दो पार्ट हैं, दो चीज़ होती है, रीमा वेस्टिबुली और रीमा ग्लोटाइटिस। और ये कैसे रीमा वेस्टिबुली रीमा ग्लोटाइटिस कहाँ कैसे पार्ट नेम है, क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर वेस्टिबुलर लिगामेंट या वेस्टिबुलर फोल्ड्स के बीच में जो गैप है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रीमा वेस्टिबुली बोल देते हैं। और वोकल फोल्ड्स के बीच में जो गैप है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रीमा ग्लोटाइटिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रीमाग्लोटाइटिस बोल देते हैं। तो सिंपल एज दैट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रीमाग्लोटाइटिस इज दी गैप बिटवीन दी टू वोकल फोल्ड्स। ओके, दो वोकल फोल्ड्स के बीच में, वोकल लिगामेंट्स के बीच में गैप है, उसे क्या बोलते हैं? रीमाग्लोटाइटिस बोल देते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस एंड इंटरकार्टिलेजिनियस। देखो एंटीरियर टू थर्ड सो एंटी 3/5 बिटवीन दी वोकल कॉर्ड इज दी इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट। ओके, मेम्ब्रेनस पार्ट क्या होता है? एंटीरियर 3/5 होता है, जो कि आगे जो कार्टिलेज होता है, क्रिकॉट कार्टिलेज, वहाँ पर होता है वो। और एरिथ्मोइड कार्टिलेज से आर्टिकुलेट करने वाला पोस्टीरियर 1/5 पार्ट कैसा होता है? जो होता है वो इंटर कार्टिलेजिनियस होता है। वो कैसा होता है? कार्टिलेजिनियस होता है। तो आगे जो क्रिकॉट कार्टिलेज की तरह एंटीरियर 3/5 है वो कैसा है? वो है। और पोस्टीरियर 1/5 वो कैसा है? एरिथ्मोइड कार्टिलेज वाला। क्लियर है? ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं इंटरमेम्ब्रेनस इंटर कार्टिलेजिनियस पार्ट की, तो यहाँ पर शो करा हुआ है, कोई एंटीरियर वाला है, तो एंटीरियर वाला कैसा होगा? इंटरमेम्ब्रेनस होगा। और ये वाला पार्ट कैसा होगा? इंटर कार्टिलेजिनियस। ओके, ये कैसा पार्ट होगा? इंटर कार्टिलेजिनियस पार्ट होगा। ओके, सो यू माइट बी थिंकिंग ऑफ कि जो बाकी का 1/5 पार्ट है वो क्या है? अब जो कई बुक्स जो है वो उसे मेंशन करती हैं कि यार जो पार्ट है पीछे का वो जस्ट एक सिंपल ओपनिंग है या वेस्कुलर प्रोसेस, मतलब ऐसे है कि वो ज़्यादा काम नहीं आता है। जो फनल शेप है ना ये वाला, केवल इसके अंदर काम आता है, अदरवाइज ये कहीं काम नहीं आता है, इसलिए से कई लोग काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मैंने डाटा उठा रखा है ये बुक से उठा रखा है विश्राम सिंह से। ओके, और अगर यार आप लोगों के टाइम में विश्राम सिंह को अपडेट कर दिया जाता है तो भाई उसमें डाटा हो सकता है वेरी करे। तो एक बार आप एक काम करो, ये रीमाग्लोटाइटिस वाला पार्ट है, एक बार आप चेक कर लो, या फिर आपके कॉलेज में जिस तरह से पढ़ा उसे उस तरीके से पढ़ लो। ठीक है, मेरा जो काम है, मेरे पास जो वर्जन है उससे मैंने आपको बताया है, जो मेरे पास जो बुक्स में मैंशनड है, 2-3 बुक्स में मैं देखने के बाद मैंने आपको बताया इंटर कार्टिलेजियस पार्ट कितना 1/5 होता है। और वैसे अगर आप नेट वगैरह तो 2/5 भी आता है कहीं कहीं पर। तो एक बार आप अपने टीचर से कंफर्म कर लो, क्योंकि मेरे कॉलेज में और सब जगह मतलब मैंने जहाँ पर देखा है वहाँ पर 1/5 मानते हैं, तो मैंने 1/5 लिखा है। ओके, अब यार यहाँ पर देखो, अब ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यार यहाँ पर है ना, ये अलग अलग शेप्स है ना, कभी कभी मैच करने के लिए आ जाती हैं, एज अ मैच एंड कॉलम वगैरह, जैसे आप लोग चाहो, पर ये आ जाती हैं नीट पीजी वगैरह में भी आ जाती हैं। इवन ये जो आपके जो पेपर होंगे, पीसीटीज होंगे, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो आप लोगों को ध्यान से रखना है कि क्या क्या ये शेप है। जैसे क्वाइट ब्रीथिंग है, क्वाइट ब्रीथिंग कैसे? पेंटागोनल है। डायमंड शेप कब होती है? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन है। ओके, ड्यूरिंग हाई पिच वॉइस तो ये कैसे? लीनियर चिंक है। विस्परिंग के टाइम पर फनल शेप है। ओके, तो ये शेप्स हैं, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों से ये बात बोलता हूँ कि यार यहाँ पर आप लोग इसके जो इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट इंटर कैसे वो भी देख लो कि यार यहाँ पर देखो इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट कैसा? ट्राइंगल। यहाँ पर कैसा हो गया? रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पर आप देख लो तो दोनों जगह ट्राइंगल है, देखो इधर भी ट्राइंगल उधर भी ट्राइंगल है। यहाँ पर आप देखो तो दोनों जगह रेक्टेंगल हो रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, बट यहाँ पर इन्वर्टेड, या फिर है ना सीधा ट्राइंगल, यहाँ पर इन्वर्टेड ट्राइंगल, ऐसे करके आप बता सकते हो। ठीक है, इट इज़ नथिंग हार्ड, बहुत आसान चीज़ है, ये आप लोग कर सकते हो अपने एंड पे भी। ठीक है, तो इस वाला पार्ट। ओके, अब हम लोग बात करने वाले म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स, जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलन में बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ठीक है, वैसे लैरिंजियल इनलेट का मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को पार्ट थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये आगे का पार्ट है, तो ये एपिग्लोटिस है। पीछे की तरफ यहाँ वोकल ये क्या होगा? यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है। यहाँ पास में जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स है, नथिंग मोर देन दैट। ऊपर की तरफ ये जो बाहर से स्ट्रक्चर निकल करके आ रहा है इसे हम लोग वेस्टिबुलर फोल्ड्स बोलेंगे। इसके थोड़ा सा नीचे जो पार्ट है उसे वोकल फोल्ड्स बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये है वोकल फोल्ड्स, और ये ऊपर की तरफ जो है ऐसे बोलेंगे वेस्टिबुलर फोल्ड। और ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, ये आपको देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके की देखने के लिए मिल रही है? देखो आप, ये देखो आप लोग देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप ओपनिंग। और अभी हमने ऊपर बताया आपको कि इस तरीके की जो ओपनिंग है, और आप लोग और ध्यान से देखोगे तो ये कैसी है? हाँ, तो एकदम इस तरीके की जो ओपनिंग्स हैं वो हमारे को कब देखने के लिए मिलती है? एकदम ट्रायंगल शेप टाइप की सी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये डायमंड शेप है, इंस्पिरेशन की है थोड़ी सी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिल भी रही है। ठीक है, तो इसलिए इसे डायमंड शेप हम लोग बोलेंगे। तो डायमंड शेप है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन की है ये। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बहुत ध्यान से, तो आप लोग को और क्या क्या देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं? वोकल फोल्ड, वेस्टिबुलर फोल्ड, एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड बता दिया। यहाँ पर आपको दो ट्यूबरकल भी देखने के लिए मिल रहा है, एक यूनिफॉर्म है, कॉर्निक्यूलेट है। यूनिफॉर्म पहला वाला है, कॉर्निक्यूलेट ये वाला है। ये चीज़ें आप लोग आनी चाहिए बस, इससे ज़्यादा मतलब अभी आपको इस वाली चीज़ में आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नहीं आएगा। नीट पीजी के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं कभी कभार कि इस वाली इमेज दे दी जाएगी, उसके अंदर ABCD लगा करके पूछ लेगा वो। ओके, तो आपको ये आना चाहिए, लैरिंगोस्कोप से देखा हुआ ये डायग्राम है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों सर? क्योंकि अक्सर वाइवा के अंदर मतलब पूछते हैं लैरिंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर दी वाइवाज है। साथ ही साथ कई बार
4 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाता है डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स पर लिखने के लिए, तो वो इसलिए आपको आना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ एंटीरियरली एंड अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ का ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो बना होता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का। किसका बना होता है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का बना होता है। बाकी जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का बना होता है। तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला और आगे वाला, ये किसका बना होता है? पीछे से ऊपर वाला, पीछे ऊपर वाला, पोस्टीरियर ऊपर, पोस्टीरियर ऊपर। अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस एंड एंटीरियर इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, और बाकी बना होता है किसका? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का। म्यूकस ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द म्यूकस लाइनिंग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एपिग्लॉटिस, एरिया एपिग्लॉटिक फोल्ड्स एंड मिनिमम ऑन द वोकल फोल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर मिनिमम होती है। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टेरियल सप्लाई। अब ये बहुत आसान पार्ट होने वाला है, एकदम सिंपल वाला पार्ट है। आर्टेरियल सप्लाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टेरियल सप्लाई अबव द वोकल कॉर्ड और बिलो द वोकल कॉर्ड देखनी आनी चाहिए। क्लियर है? ओके, अबव द वोकल कॉर्ड सुपीरियर एंड बिलो द लोकल वोकल कॉर्ड इंफीरियर। इससे यार आसान क्या ही हो सकता है? ऐसी वीनस से देखो, अबव द वोकल कॉर्ड, अबव अबव मतलब ऊपर, तो सुपीरियर लैरेंजियल वेन, और बिलो द वोकल कॉर्ड मतलब इंफीरियर लैरेंजियल वेन। एज इट इज सिंपल हो गया। और याद रखना रीमा ग्लोटाइटिस पर दोनों साइड ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, इसीलिए इसको वाइट सुपरा भी बोल देते हैं। क्लियर है? ये बहुत आसान टॉपिक है लैरिंग्स का। ये जो लास्ट पार्ट है मैं बोला था वेरी इजी पार्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर बस लैरिंजियल कैविटी आपको इनलेट वगैरह समझना है, बहुत आसान है, वो भी आपको समझा दिया, एकदम याद हो जाएगा बहुत जल्दी से जल्दी। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात कर बता दी आपको, अबव द वोकल कॉर्ड और बिलो द वोकल कॉर्ड। अब आपको ध्यान से रख सुनना है। अबव द वोकल कॉर्ड जो है पियर्सेस थायरोलिम्फॉइड मेम्ब्रेन अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इतना मतलब सर जो सुपीरियर वाला पार्ट है वो सर्वाइकल की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? सुपीरियर वाला सर्वाइकल की तरफ जाएगा, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है बिलो दी वोकल कॉर्ड पियर्सेस दी क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। किसको पियर्स करता है? क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन को पियर्स करता है प्री ट्रेकियल प्री लेरेंजियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, लोअर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? लोअर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाएगा। बिलो दी वोकल कॉर्ड कहाँ जाएगा? लोअर डीप सर्वाइकल। तो अगर आप भाई साहब मान लो एग्जाम से पहले वीडियो देख रहे हो, आपको बोलना है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको लिखने के लिए आ गया, तो क्या क्या याद रख लें? तो अब दी वोकल कॉर्ड अपर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड लोअर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। सिंपल एज दैट। और अगर आपको याद रखना मेम्ब्रेन को कौन कौन सी पैच करते हैं, तो ऊपर वाली है थायरोहाइड और नीचे वाली है क्रिकोथायरॉइड। सिंपल है। थायरोहाइड है मतलब थायरॉइड कार्टिलेज से लेकर के हाइड बोन। ठीक है, क्रिकोथायरॉइड क्रिकोइड कार्टिलेज से थायरॉइड बोन से थायरॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो थायरॉइड कार्टिलेज हाइड बोन, यहाँ पर क्रिकोइड कार्टिलेज थायरॉइड कार्टिलेज। क्लियर है? और प्री ट्रेकियल प्री लेरेंजियल ग्रुप ऑफ लिम्फ, ये तो खैर आप लोग याद करना चाहते एक्स्ट्रा वाला है। ठीक है, ओके। नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। मोटर नर्व सप्लाई जो होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, एज सिंपल एज दैट। सिंपल है, अंदर इंटरनल, बाहर एक्सटर्नल, खत्म है। मोटर नर्व सप्लाई क्या होती है? इंटरनल एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, सिंपल। सेंसरी नर्व सप्लाई अबव द वोकल कॉर्ड इज इंटरनल लैरेंजियल नर्व एंड बिलो द वोकल कॉर्ड इज रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। अब इसको भी हम लोग एक तरीका निकालते हैं याद करने का। अगर आप लोगों ने थोरैक्स पढ़ा है तो वहाँ से आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो होती है ऊपर की तरफ आती है, आती ही नहीं आती, पर वो रहती तो गले तक ही है, बस नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे गले में रहती है। तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर लो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व को, कि रिकरेंट लैरेंजियल नर्व बिलो द वोकल कॉर्ड रहती है। क्लियर है? और अगर हम लोग बात करें अबव द वोकल कॉर्ड की, तो इंटरनल लैरेंजियल नर्व रहती है। कहाँ रहती है? इंटरनल लैरेंजियल नर्व, सिंपल। और अगर आप लोग भाई क्या करूँ, इसके अंदर कुछ ट्रिक भी नहीं है। अबव द वोकल कॉर्ड तो इंटरनल लैरेंजियल नर्व है, बिलो द वोकल कॉर्ड तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है। इससे यार क्या ट्रिक होगी? कोई ट्रिक नहीं है। अबव द वोकल कॉर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। आप लोग एआई से भी याद रख सकते हो, एआई अबव द वोकल कॉर्ड मतलब इंटरनल लैरेंजियल नर्व। फिर आप लोग ऊपर मत कंफ्यूज हो जाना कि इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी वाले में। ठीक है, तो बस जैसे आप लोग याद करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अबव द वोकल कॉर्ड हो गया। इफ इंटरनल नर्व इज डैमेज, लॉस ऑफ कफ रिफ्लेक्स, एनेस्थीसिया ऑफ द सुप्राग्लॉटिक पोर्शन और दस दी फॉरेन बॉडी कैन इजीली एंटर दी लैरिंग्स, और फिर कुछ समय बाद डेथ हो जाती है। तो आपको याद रखना इंटरनल लैरेंजियल नर्व की इंपॉर्टेंस कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनल लैरेंजियल नर्व, पीजी का क्वेश्चन है। तो याद रखना कफ रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स को इनिशिएट करती है इंटरनल लैरेंजियल नर्व, क्योंकि वोकल कॉर्ड के ऊपर है। और पहला जो पार्टिकल अगर कोई फूड एंटर कर रहा है तो वो ऑब्वियसली रीमा जो ग्लोटाइटिस है उसके ऊपर ही रहेगा, रीमा वेस्टुलाई के अंदर ही पहले डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ये ऊपर वाले को सप्लाई कर रही है, अबव द वोकल कॉर्ड सप्लाई कर रही है। तो इंटरनल लैरेंजियल नर्व की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कोई भी फॉरेन बॉडी गलती से जो लैरिंग्स के अंदर आ गई उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है लॉस ऑफ कफ रिफ्लेक्स हो जाएगा अगर ये खराब हो जाती है तो। क्लियर है? तो ये वाला चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इफ इंटरनल लैरेंजियल नर्व इज डैमेज, लॉस ऑफ कफ रिफ्लेक्स, एनेस्थीसिया टू द सुप्राग्लॉटिक पोर्शन, दस द फॉरेन बॉडी कैन रेडियली एंटर द लैरिंक्स। सिंपल एज दैट। कि भैया अगर ये खराब हो गई तो ऊपर के ऊपर फूड अटका रह जाएगा, कफ रिफ्लेक्स जनरेट ही नहीं हो पाएगा, तो बस सिंपल एज दैट। और अगर आप नीट पीजी क्वेश्चन कई बार चेक करोगे उसके अंदर ये बात आती है कि भाई बेबी जो है वो सांस वो कफ नहीं कर पा रहा, कफिंग नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कफिंग कर पा रहा है? क्योंकि उसकी इंटरनल लैरेंजियल नर्व में डैमेज है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है क्लिनिकल एनाटमी। ओके, so now in the clinical anatomy portion we need to start with the laryngocele. Laryngocele, if the air pressure in the laryngeal sinus is raised, in trumpet players, weight lifters, glass blowers, the saccule dilates to produce an air filled cystic swelling called laryngocele. अब देखो सुनना,
ये इसकी इमेज है, बहुत आसानी से आप लोग इसे देख सकते हो कि लैरिंगोसील जो होता है बहुत मतलब एक ओपनिंग है जो सेक्यूल के अंदर बनती है। कैसे बनती है? जो ज़्यादा तेज़ हवा को ब्लो आउट करते हैं उनके अंदर ही जनरली देखने के लिए बन जाती है। इसलिए ट्रम्पेट प्लेयर्स जो बांसुरी बजाते हैं वो लोग, वेट लिफ्टर्स, ग्लास ब्लोअर्स, उनके अंदर ये देखने के लिए मिलती है। अब ये क्या होती है? सिस्टिक स्वेलिंग होती है, एयरफिल्ड स्वेलिंग होती है, बाहर आ जाती है जनरली। दो टाइप की हो सकती है, टू टाइप्स, इंटरनल लैरिंजियोसील और एक्सटर्नल लैरिंजियोसील्स। अगर ये अंदर ही है तो ये बहुत आसानी से ट्रीट हो जाती है। एक्सटर्नल लैरिंजियोसील हर्निएट्स हो जाती है, तो हर्निया को ट्रीट करने के लिए थोड़ा सर्जरी प्रोसीजर होता है, पर ठीक है, क्योरेबल है। ओके, तो आपको दोनों याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट आता है वोकल नोड्यूल। अब ये वोकल नोड्यूल क्या होता है? सिंगर्स नोड्यूल भी बोलते हैं, स्क्रीमर्स नोड्यूल भी बोल देते हैं। द एरिया ऑफ द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट आई एंटीरियर वन थर्ड पोस्चर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। मतलब ऐसा समझो कि जब भी एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट जो होता है एंटीरियर वन थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड, है ना, अब उसे जब फ्रिक्शन लगता है, ओके ओके, अब ये कहाँ है? एंटीरियर वन थर्ड और टू थर्ड किसका कह रहे हैं हम लोग? हम लोग कह रहे हैं वोकल कॉर्ड्स का। वोकल कॉर्ड्स का जो एंटीरियर वन थर्ड है, पोस्टीरियर टू थर्ड है, जब उसे रिलैक्स या मतलब उसे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, जब उसे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तब क्या होता है यहाँ पर? ये दिक्कत अराइज होती है किसकी? वोकल नोड्यूल, सिंगर्स नोड्यूल और स्क्रीमर्स नोड्यूल की। ओके, और ये भी कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स अपनी वॉइस को ओवर यूज करते हैं, ओवर यूज ऑफ वॉइस लाइक पॉप सिंगर्स, टीचर्स, डेवलप द इन्फ्लामेटरी नोड्यूल एट दी साइट्स कॉल्ड एज दी वोकल नोड्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर ये लोग क्या डेवलप कर सकते हैं? वोकल नोड्यूल इजीली डेवलप कर सकते हैं। ओके, दीज आर बाइलेटरल एंड सिमेट्रिकल, इनिशियली रेडिश इन कलर एंड लेटर बिकम ब्लू एंड ग्रे, क्योंकि यहाँ पर वोकल में ब्लड सप्लाई तैयार क्लियर नहीं होती, तैयार अच्छी नहीं होती, इसलिए। ठीक है, तो शुरुआत में रेडिश होंगे, बाकी ये वाइट ग्रे वगैरह हो जाते हैं, ब्लूइश ग्रे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला है लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड हेमलिच मैनूवर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है जो कि अलग तरीके से पूछ सकते हैं। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी है, वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो इसके एक शॉर्ट्स भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो एक शॉर्ट टॉपिक है लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमलिच मैनूवर। लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, द सुप्राग्लॉटिक कंपार्टमेंट बिकॉज इज वेरी सेंसिटिव व्हेन फॉरेन बॉडी एंटर्स द लैरेंजियल इनलेट कॉजेज द इमीडिएट एक्सप्लोसिव कफिंग एंड दी पार्टिकल इज एक्सपेल्ड आउट। मतलब सीधी ये कफ रिफ्लेक्स को इनिशिएट करा जाता है जैसे कोई फॉरेन बॉडी हमारी ब्लड के ये सॉरी हमारी बॉडी के अंदर आती है, फॉरेन बॉडी हमारे लेरिंग्स के अंदर आती है, बॉडी के अंदर मतलब लेरिंग्स के अंदर जब आती है तब क्या होता है? लैरेंजियल इनलेट के अंदर एक्सप्लोसिव कफिंग होती है जिसकी वजह से उस पार्टिकल को एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। क्लियर है? अगर मान लीजिए कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गई, अल्कोहल कंजप्शन हो गया जिसकी वजह से कफ रिफ्लेक्स को स्लो डाउन हो गया, उसकी वजह से क्या हो सकता है? लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, एस्फिक्सिया। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक मैनूवर होता है, ये रहा, जैसे क्या बोलते हैं हम? हीमलिच मैनूवर। अब भाई इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं, आपके जैसे प्रोनाउंस करते हो वैसे कर लो। ठीक है, और भैया इस इमेज को याद रख लो, बड़ी बोलते हैं ना एकदम टिपिकल इमेज है, ये रखी जाती है एग्जाम में। ठीक है, कई बार ये मनूवर को स्पॉटिंग में रख देते, इस इमेज को रख देते, बोलते कौन सा मनूवर है ये। तो भैया ये बहुत कम आप लोग यूट्यूब चैनल पर देखोगे बताया, मैंने आप लोगों को बता दिया, इसे ढंग से प्रिपेयर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत आता भी है। ठीक है, तो अब यार आप लोग बस इतना काफ़ी है भाई आज के दिन। और भाई ये जो लैरिंग्स के जो दोनों पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप लोग ध्यान से देखना, दोनों को साथ में देखना, वो मज़ा आने वाला है इन दोनों पार्ट्स के अंदर। और अगर आपको मेरे चैनल पर मेरा पढ़ाई हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो वही आप लोगों को करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो करना लाइक, और आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग।